अगली क्वांटिटी पे चलते हैं बेटा, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब देखो, आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा, कल मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बताया था, ठीक है, कल मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बताया था भाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैंने आपको क्या बताया था, ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कितना क्लोज है। क्या बताती है, हाउ क्लोज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब फ्लक्स क्या बताता है बेटा, फ्लक्स ये बताता है, अगर आप कोई भी एक एरिया ले लो, कोई भी आप एक सरफेस ले लो, कोई भी आप एक एरिया ले लो, तो उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करती है। क्या होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एक एरिया से परपेंडिकुलरली पास करती हैं, ये कौन बताता है आपको, ये बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स the number of magnetic field lines, the number of magnetic field lines passing normally through a surface, passing normally through a surface। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है बेटा, एसआई यूनिट होता है इसका वेबर। फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो, सरफेस इंटीग्रल माने डबल इंटीग्रल बी डॉट डीएस, बी डॉट डीएस। बी क्या है यहां पे, बी है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डीएस वेक्टर क्या होता है बेटा, ये होता है एरिया वेक्टर। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। ये हमेशा होता है ना परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब आपको ये चीज भी मालूम होगी बेटा कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां पे ये देखिए, जो नॉर्मल वेक्टर है, ये डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की। ये क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब यहां पे आप देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये भी राइट में जा रही है बेटा, प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल कभी नहीं होती। सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी राइट में जा रही है, ठीक है, और ये एरिया वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर है, ये भी राइट में जा रहा है। जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। तो यहां पे आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है, सिंपल हो जाता है, बी इंटू एरिया कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी बी इंटू एरिया। समझ में आया, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर लेना है। अब देखो, ये सरफेस है, मेरा हाथ जो है ना, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है एरिया के अलोंग, तो बेटा ये जो एरिया वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। देखो जरा, यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहां क्या लिखोगे, बी इंटू एरिया कॉस 90 डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, कॉस 90 यानी 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के पैरेलल निकल गई तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इस एरिया को क्रॉस नहीं किया, ऐसे कट नहीं किया, इसका मतलब है फ्लक्स इज 0। आप ये सेकंड फिगर में ये भी समझ सकते हो, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट्स द सरफेस, कट्स द सरफेस। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस को कट ही नहीं कर रही है, इसी वजह से फ्लक्स इज 0। अब यहां पे देखो, ये आपका B है और बच्चों ये आपका
एरिया वेक्टर है, ये क्या है आपका एरिया वेक्टर। बी और एरिया वेक्टर के बीच में ना थीटा एंगल बन रहा है, तो यहां पे आपका आएगा बी ए कॉस थीटा। तो आपको हमेशा ये देखना है एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है, एरिया के साथ नहीं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू एरिया। और ये मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया को परपेंडिकुलर काटेगी। जीरो फ्लक्स कब होगा, जब एरिया के पैरेलली गुजर जाएगी। मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, व्हेन बी कट्स B cuts a surface normally, ठीक है। जब B जो है ना खुद ही एक सरफेस के नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, और जीरो कब होता है, when B is along a surface। ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही है तो आएगा ना फ्लक्स नॉन जीरो। पहले और तीसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर रही है, एक में परपेंडिकुलर कट कर रही है और एक में थीटा एंगल पे कट कर रही है। परपेंडिकुलर कट करेगी तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा, थीटा एंगल पे कट करेगी तो कॉस थीटा का फैक्टर आ जाएगा। क्या डाउट है आर्यन इसमें बताओ, ठीक है। अब हम अगले पे चलते हैं, दैट इज फैराडेज लॉ। अब फैराडेज लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, फैराडे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको यह बताया, अगर कभी भी किसी भी लूप से टाइम वेरिंग फ्लक्स पास हो, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका बन रहा है, अगर वो टाइम का फंक्शन आ जाए तो उससे ईएमएफ बनता है। और ये मशीन्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने भी जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं या ट्रांसफॉर्मर हैं, सब में ईएमएफ बनता है फैराडेज लॉ की बदौलत। किसकी बदौलत बनता है, फैराडेज लॉ की बदौलत बनता है जो भी ईएमएफ आता है। तो इन्होंने क्या बोला था, whenever flux through a loop is time varying का मतलब जो समय के साथ बदले, then EMF is induced in the loop। EMF बनेगा, बस फ्लक्स को क्या होना चाहिए, फ्लक्स मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। फ्लक्स आपका फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए तो उससे ईएमएफ बनेगा। अब ये जो ईएमएफ बनता है बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। यानी फ्लक्स जितना क्विकली चेंज होगा उतना ज्यादा आपको ईएमएफ देखने मिलेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ is given by the rate of change of flux with respect to time। इस समय के साथ जो आपका फ्लक्स है वो कितना तेजी से बदल रहा है, दैट इज बेसिकली योर ईएमएफ। ईएमएफ हुआ डी फाई बाई डी टी, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। बेटा ये समझ लो, अगर फैराडे लॉ नहीं होता ना तो मशीन की तो शुरुआत भी नहीं होती, समझ रहे हो। बिना फैराडे लॉ के मशीन की तो शुरुआत भी नहीं होती, क्योंकि कोई ये बोलता ही नहीं कि ईएमएफ बन सकता है। तो डीसी सिंक्रोनस इंडक्शन तो छोड़ दो, आप ट्रांसफॉर्मर भी नहीं कर पाते। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस वाला लॉ हमको फैराडे ने दिया, यहीं से मशीन की नींव रखी गई, ये कह लो यहीं से आपके मशीन्स की शुरुआत हुई, ठीक है। अब देखो यार, अगर आपके पास एक कॉइल ऐसी है, इफ अ कॉइल हैज n turns and each turn carries a flux phi
ईच टर्न कैरीज अ फ्लक्स फाई। तो आपका जो ईएमएफ आएगा ना वो हो जाता है n टाइम्स। क्यों सर? देखो हर एक में डी फाई बाई डी टी इंट्रोड्यूस होगा। सुनिएगा ध्यान से, हर एक टर्न के अंदर डी फाई बाई डी टी ईएमएफ बनेगा और ये सारे टर्न आपके सीरीज में आ जाएंगे। अगर ये सारे टर्न आपके सीरीज में आ गए तो सबका वोल्टेज ऐड हो जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी ऐड होते होते कितना बन जाएगा? एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी ऐड होते होते कितना बन जाएगा बच्चों? एन डी फाई बाई डी टी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जब हर एक टर्न के अंदर डी फाई बाई डी टी बनता है तो एन टर्न्स के अंदर बनता है एन डी फाई बाई डी टी। इस फॉर्मूले को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एन फाई, क्योंकि कांस्टेंट तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। इसको डी साई बाई डी टी कह देते हैं। यहां पे साई क्या होता है अपना? यहां पे अपना जो साई होता है ना दैट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज का यहां पे क्या मीनिंग है? टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू एन टर्न्स। वैसे तो देखो हर एक टर्न से 5 फ्लक्स जा रहा है, तो हमने बोल दिया भैया एन टर्न्स में टोटल मान लो एन फाई। आप ऐसे सोच लो ना, अगर हर एक में से 5 जा रहा है तो एन टर्न्स में से कितना जा रहा होगा? एन इंटू 5। तो दैट इज कॉल्ड एज योर फ्लक्स लिंकेज। क्या कहला जाता है? फ्लक्स लिंकेज। तो या तो आप ऐसा समझ लो बेटा एन डी फाई बाई डी टी, नहीं तो आप समझ लो डी साई बाई डी टी। एन का फैक्टर तो लेना पड़ेगा, या तो आप ऐसे समझ लो सारे टर्म सीरीज में हैं तो वोल्टेज ऐड होते होते एन से मल्टीप्लाई हो गई, या फिर आप कह दो आपने फ्लक्स को ही एन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर हर एक टर्न में 5 फ्लक्स है तो हमने कह दिया एन टर्न्स में एन 5 फ्लक्स होगा। मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई? या तो फ्लक्स को एन टाइम्स कर लो और फ्लक्स लिंकेज बना लो, या फिर आप ईएमएफ को एन टाइम्स कर लो कि सारे टर्न आपके सीरीज में। क्लियर?